नमस्कार। आज तारीख है 20 फरवरी 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं पहले, ताकि चर्चा की दिशा स्पष्ट रहे। जरूर। तो आज 5 प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। पहला है एविएशन रूल्स, यानी उड़ान के नए नियम, जहां यात्रियों के खराब व्यवहार पर डीजीसीए ने नए सख्त कदम उठाए हैं। दूसरा मुद्दा जो है वो आरटीआई और डीपीडीपी एक्ट के बीच का टकराव है। तीसरा इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा है, अमेरिका और ईरान के बीच की नई जियोपॉलिटिक्स और भारत पर इसका असर। ये काफी बड़ा मुद्दा बनने वाला है आगे चलकर। सही कहा। चौथा मुद्दा हम द एप्स्टीन फाइल्स पर आधारित एक लेख का विश्लेषण करेंगे, पूर्ण निष्पक्षता के साथ और सिर्फ सोर्स में दिए गए तथ्यों पर आधारित रहकर। बिल्कुल वही जो सोर्स में लिखा है। और अंत में लेटर्स टू द एडिटर पर नजर डालेंगे, जिसमें शिक्षा प्रणाली, ड्रेस कोड और इमरान खान के स्वास्थ्य जैसी बातें शामिल हैं। अब देखिए, इन पांचों विषयों को सुनकर किसी को भी शुरू में ऐसा लग सकता है कि इनका आपस में तो कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ, लगभग अलग ही दिशा में है सब। पर अगर हम इनके बिल्कुल रूट कॉज में जाएं, यानी इनकी जड़ में जाएं, तो एक बहुत गहरा कनेक्शन दिखता है। ये सभी मुद्दे दरअसल आम नागरिक के अधिकार और सिस्टम की शक्ति के संतुलन से जुड़े हुए हैं। पावर डायनामिक्स एक तरह से। सही शब्द पकड़ा। सवाल ये है कि जब सिस्टम ताकतवर होता है तो क्या नागरिक का अधिकार कमजोर पड़ जाता है? यही हमारी आज की गहन चर्चा का मूल बिंदु रहेगा। तो चलिए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, एविएशन रूल्स और फ्लाइट ओवररीच। हाँ, ये हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व करती है, उसने कुछ नए आंकड़े जारी किए हैं और ये काफी चिंताजनक हैं। 2022 में हर 568 उड़ानों में एक ऐसी घटना होती थी जहां किसी यात्री ने असभ्य व्यवहार किया हो। आंकड़े बढ़ गए हैं अब। बिल्कुल। 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर हर 480 उड़ानों में एक हो गया है, यानी फ्लाइट के अंदर झगड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इस ट्रेंड को देखते हुए डीजीसीए ने नए नियम प्रस्तावित किए हैं। मैं इन नियमों को थोड़ा आसान भाषा में समझाती हूँ। डीजीसीए का ये नया प्रस्ताव सीधे तौर पर एयरलाइंस और उनके क्रू को बहुत ज्यादा ताकत देता है। नए नियमों के मुताबिक एयरलाइंस अब बिना किसी और अथॉरिटी के पास जाए सीधे किसी भी यात्री पर 30 दिन का फ्लाइंग बैन लगा सकती हैं। सीधे 30 दिन का बन गया। हाँ, सीधे 30 दिन। और इसके अलावा खराब व्यवहार को डिफाइन करने के लिए 6 नई कैटेगरीज भी जोड़ दी गई हैं। वो कैटेगरीज क्या हैं? इसमें शामिल है ऑनबोर्ड स्मोकिंग करना, डोमेस्टिक फ्लाइट्स में शराब पीना, इमरजेंसी एग्जिट के साथ छेड़छाड़ करना, लाइफ जैकेट का गलत इस्तेमाल और ध्यान देने वाली बात है फ्लाइट के अंदर विरोध प्रदर्शन या नारेबाजी करना। ये सभी अब तुरंत एक्शन की श्रेणी में आएंगे। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि पहले का प्रोसेस काफी अलग था, है ना? बहुत अलग था। पहले अगर कोई यात्री खराब व्यवहार करता था, हाँ। तो एयरलाइंस को एक इंडिपेंडेंट कमिटी को रिपोर्ट करना पड़ता था। उस कमिटी के प्रमुख एक रिटायर्ड जज होते थे, जो 45 दिन के अंदर फैसला करते थे, दोनों पक्षों को सुनने के बाद। सही कहा। नए नियम में तो ये प्रोसेस ही खत्म कर दिया गया लगता है। क्या एक एयरलाइन क्रू को सीधे पुलिस, जज और ज्यूरी तीनों का अधिकार दे देना थोड़ा खतरनाक नहीं है? ये आलोचना बिल्कुल सटीक है और लेख में यही इस प्रस्ताव की सबसे बड़ी समस्या बताई गई है। एक तरफ तो कैबिन क्रू का काम सेफ्टी देखना है, इसलिए उन्हें तुरंत एक्शन लेने की शक्ति देना लॉजिक लगता है। लेकिन इससे एयरलाइंस की मनमानी यानी हाई हैंडेडनेस बढ़ने का डर है। एक तरफा पावर हो जाएगी। हाँ, सॉर्स में इंडिगो के एक पिछले विवाद का उदाहरण भी दिया गया है। वहां पायलट डिप्लॉयमेंट रूल्स को लेकर एयरलाइन ने अपने रेवेन्यू के लिए एक ऐसा फैसला लिया जिससे फ्लाइट्स डिले हुई और यात्रियों में भारी गुस्सा था। ओह हाँ, मुझे याद है वो किस्सा। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आगे चलकर कोई एयरलाइन 5 घंटे फ्लाइट डिले कर दे, एसी काम ना कर रहा हो और यात्री गुस्सा जाहिर करें, तो एयरलाइन उस गुस्से को भी अनरूली बिहेवियर कहकर 30 दिन का बान लगा सकती है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा डर है इस नए नियम का। जब पावर सिर्फ एक पक्ष के पास होती है और वो पक्ष कमर्शियल फायदे के लिए काम कर रहा है, तो कस्टमर की आवाज दबने का खतरा बढ़ जाता है। ये सेफ्टी बनाम एयरलाइंस की मनमानी के बीच का मुद्दा है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम अपने अगले विषय पर आते हैं, क्योंकि अधिकार और मनमानी की यही बहस एक बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। आप आरटीआई और नए डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं? एकदम सही। देश के कानून और सरकार के हवाले से आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन और नए डीपीडीपी एक्ट 2023 के बीच का टकराव। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8(1)(j) में डीपीडीपी एक्ट द्वारा किए गए बदलाव को एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेज दिया है। चीफ जस्टिस ने इसमें एक अहम बात कही है
कि अदालत को अब ये तय करना पड़ेगा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन की असली परिभाषा क्या है। इसको थोड़ा पीछे से समझना पड़ेगा। अगर हम आरटीआई एक्ट 2005 का मूल उद्देश्य देखें तो वो नागरिकों को सरकार की जानकारी देकर सशक्त बनाना था। करप्शन को रोकने के लिए। हाँ, और आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8(1)(j) में एक प्रावधान था जिसे पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड कहा जाता था। मैं इस ओवरराइड को थोड़ा क्लियर करती हूँ। इसका मतलब था कि अगर किसी सरकारी अफसर से जुड़ी जानकारी सामने लाने में जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट बड़ा है तो उस अफसर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन उजागर की जा सकती थी। लेकिन डीपीडीपी एक्ट ने इस ओवरराइड को हटा दिया है। मतलब अब एक मुकम्मल रोक या ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया है। सरकारी विभाग ये कहकर जानकारी रोक सकते हैं कि ये व्यक्तिगत जानकारी है। हाँ, और इसी पर इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने एक बहुत सटीक शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इसे लेजिटिमेट यूसेस पैराडॉक्स कहा है। पैराडॉक्स यानी एक ऐसा विरोधाभास जिसका कोई लॉजिक ना हो। बिल्कुल। डीपीडीपी एक्ट का सेक्शन 7 सरकार को ये अधिकार देता है कि वो नागरिकों का डेटा बिना उनकी सहमति के, बिना कंसेंट के प्रोसेस कर सकती है। लेकिन वही कानून नागरिकों को ये अधिकार नहीं देता कि वो सरकार की जांच कर सकें। सरकार पब्लिक का डेटा ले सकती है, पर पब्लिक सरकार से जानकारी नहीं मांग सकती। यही पैराडॉक्स है। ये तो सीधे तौर पर प्रेस और जर्नलिज्म पर एक हमला लगता है। लेख में रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक पिटीशन का हवाला दिया गया है जिसमें पत्रकारिता पर पड़ने वाले चिलिंग इफेक्ट की बात की गई है। एक डर का माहौल बन रहा है। पिटीशन कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को अब डेटा फिड्यूशरीज माना जा सकता है। डेटा फिड्यूशरीज यानी ऐसी संस्थाएं जो दूसरों का डेटा कानूनी ढंग से प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे बैंक्स। हाँ, बिल्कुल वही। अगर पत्रकारों को डेटा फिड्यूशरी मान लिया गया और वो किसी घोटाले की जांच के लिए डेटा जुटाते हैं और उन्होंने नियम पूरे नहीं किए तो उन पर ध्यान दीजिएगा 250 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लग सकता है। बाप रे, ये तो पत्रकारिता को खत्म करने जैसा है। और हैरानी की बात है कि इस एक्ट में स्टार्टअप कंपनीज को छूट दी गई है बिजनेस चलाने के लिए, पर पत्रकारों को नहीं। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो यूरोप के जीडीपीआर का उदाहरण सामने आता है। वहां प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी में बहुत बेहतरीन संतुलन है। हाँ, वहाँ प्रिवेसी का कानून प्रेस की आज़ादी को नहीं दबाता। और इसी संदर्भ में 2019 के सीपीआईओ जजमेंट का हवाला देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने तब साफ कहा था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट रहनी चाहिए, पर जब तक कि बड़े जनहित के लिए खुलासा जरूरी ना हो। आरटीआई ने पिछले 2 दशकों में सरकार और आम आदमी के बीच की इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को कम किया था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को तय करना है कि यह संतुलन कैसे बनेगा। सही कहा। एक देश के अंदर पावर का ये खेल तो चल ही रहा है, अब थोड़ा ग्लोबल स्केल पर चलते हैं। बिल्कुल। दुनिया के नक्शे पर हमारा तीसरा विषय जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा है, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही नई डिप्लोमेसी। इसका बैकग्राउंड काफी उथल-पुथल वाला रहा है। हाँ, 2013 में ओबामा के समय JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन आया था और फिर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इससे अमेरिका को बाहर निकाल लिया था। और तब से स्थिति लगातार खराब ही हुई है। यहाँ तक कि 2025 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले तक किए थे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदलती है। 2026 में क्या नया आया अब? सोर्स के अनुसार अब ट्रंप वापस एक नया JCPOA चाहते हैं, और वो भी ओमान में डिप्लोमेसी के जरिए। रुकिए, ये थोड़ा अजीब है। ट्रंप वही व्यक्ति है जिन्होंने डील तोड़ी थी, अब उन्हें नई डील क्यों चाहिए और ओमान ही क्यों? क्योंकि डिप्लोमेसी में कई बार मुद्दा क्रेडिट लेने का होता है। ट्रंप को ऐसी डील चाहिए जिसे वो अपनी जीत बता सकें, और ओमान को चुना गया क्योंकि वो मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड माना जाता है, एक शांत देश जो दोनों तरफ बात करता है। लेकिन इसमें इजराइल के पीएम नेतन्याहू का क्या रुख है? वो तो ईरान पर काफी सख्त रहे हैं हमेशा से। नेतन्याहू इसके खिलाफ हैं। दरअसल वो मिलिट्री फोर्स के जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, और ट्रंप पर उनका प्रभाव लगातार देखा गया है। और अरब गल्फ देशों का क्या स्टैंड है इसमें? वो बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। अरब गल्फ देशों ने पिछले कुछ सालों में भारी निवेश किया है। वो नहीं चाहते कि उनके पड़ोस में कोई नया युद्ध शुरू हो और उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचे। एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है, भारत के लिए इस सबके क्या मायने हैं? इंडिया के स्टेक्स कहाँ हैं इस जियोपॉलिटिक्स में? भारत के बहुत बड़े स्टेक्स हैं यहाँ। पहला तो चाबहार पोर्ट है। भारत ने वहाँ बड़ा निवेश किया है क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का अकेला रास्ता है। दूसरा तेल का व्यापार होगा शायद। एकदम सही। ईरान भारत को सस्ता तेल देने वाला बड़ा देश रहा है।
अगर सैंक्शंस हटती हैं तो भारत को वापस एक बड़ा ऑयल सप्लायर मिल जाएगा। और क्षेत्रीय राजनीति में भी ईरान का रोल अहम है। पाकिस्तान के खिलाफ ईरान का रुख और अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद ईरान भारत का नेचुरल पार्टनर बन जाता है। पर एक बात और ध्यान रखनी होगी, सोर्स जोर देता है कि ईरान के अंदर चल रहे आंतरिक विरोध को हम भूल नहीं सकते। वहां लोग अपनी ही सरकार से खुश नहीं हैं। अगर वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो कोई भी बाहरी डील लंबा नहीं टिक पाएगी। सही बात है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में ताकत का संतुलन ऐसे ही बदलता है। और ताकत, पैसे और सिस्टम के गठजोड़ की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो आते हैं हमारे अगले विषय पर, द एप्स्टीन फाइल्स पर द हिंदू का एक विश्लेषण, जिसे बृंदा करत ने लिखा है। मैं शुरू करने से पहले ये स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ सिर्फ सोर्स में दिए गए तथ्यों पर बात कर रहे हैं, बिना किसी पक्ष का समर्थन किए। बिल्कुल, जो लेख में लिखा है सिर्फ वही रिपोर्ट करेंगे। तो इस लेख में बताया गया है कि कैसे जेफरी एप्स्टीन ने पावर, कॉर्पोरेट्स और वेल्दी लोगों के बीच एक बॉन्डिंग मॉडल बनाया था। इस बॉन्डिंग मॉडल में पावर और पैसे के आगे नैतिकता की कोई कीमत नहीं थी। लेख इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे सिस्टम ने अपराधी का बचाव किया। उदाहरण के लिए 2008 में बुश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान उसे एक स्वीट हार्ट डील मिली थी। स्वीट हार्ट डील यानी अपने रसूख की वजह से कानूनी छूट मिल जाना। हाँ, मामूली सजा और भारी छूट। और लेख कहता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी कई नामों को डॉक्यूमेंट्स में रिडैक्ट कर दिया गया, यानी काला पेन छुपा दिया गया। एप्स्टीन का जुर्म अंडर एज लड़कियों और बच्चों के शोषण से जुड़ा था। सोर्स के मुताबिक इस फाइल में दुनिया भर के एलिट्स के नाम हैं, पर लेख में भारत से जुड़े 2 नामों का विशेष जिक्र है। पहला नाम उद्योगपति अनिल अंबानी का है। लेख के अनुसार उनके जो ईमेल सामने आए हैं वो पीएम की वॉशिंगटन विजिट के दौरान जैरेड और बैनन से मिलने के लिए एप्स्टीन की मदद मांगने से जुड़े हैं। लेखिका ने इस पर सवाल उठाया है कि एक उद्योगपति आखिर डिप्लोमेटिक बातों में क्यों हिस्सा ले रहा था। हालांकि हमें MEA यानी विदेश मंत्रालय का जवाब भी यहाँ रखना होगा। उन्होंने इन बातों को कन्विक्टेड क्रिमिनल की बकवास कहकर पूरी तरह खारिज कर दिया है। दूसरा भारतीय नाम जो सोर्स में है वो यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी का है। लेख के मुताबिक इनके ईमेल्स एक्सोटिक आइलैंड पर मिलने के संदर्भ में थे। पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका बचाव किया था, है ना? हाँ, उन्होंने कहा कि उन्हें एप्स्टीन की इन गतिविधियों की जानकारी नहीं थी, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि एप्स्टीन का जुर्म सिर्फ अंडरएज प्रोस्टिट्यूशन का था। लेखिका ने इस बचाव की सख्त आलोचना की है। और सोर्स में एक लेडी MP की टिप्पणी का भी जिक्र है। बिल्कुल, लेखिका लिखती हैं कि लेडी MP की जो टिप्पणी है वो मिसोजिनिस्टिक है और सिस्टम के अंदर बैठे लोगों का इस तरह से अपराधी का बचाव करना समाज में रेप कल्चर को बढ़ावा देता है। तो आखिर इस सब को क्या निष्कर्ष निकलता है? लेखिका आखिर में सवाल उठाती हैं कि इन नामों पर आखिर जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? जब बात ताकतवर लोगों की आती है तो ये अनअकाउंटेबिलिटी अचानक पैदा नहीं होती। सिस्टम अपनी बुनियाद पर ठीक से काम नहीं कर रहा तभी ऐसा होता है। सही कहा। और इस बुनियादी समस्या की आवाज हमें संपादक को लिखे गए पत्रों में सुनाई देती है। आइए अपने आखिरी हिस्से में लेटेस्ट टू द एडिटर पर एक तेज नजर डालते हैं। पहला पत्र हायर एजुकेशन पर है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में एक रोबोडॉग कंट्रोवर्सी हुई थी। पत्र कहता है कि ये दरअसल हमारी शिक्षा प्रणाली में क्वालिटी की कमी का संकेत है। सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रही है देश में? हाँ, डिग्रीज मिल रही हैं पर एकेडमिक रिगर और असल गुणवत्ता का पतन हो गया है। दूसरा पत्र तमिलनाडु से है, ड्रेस कोड को लेकर। हायर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम्स में कलर्ड कपड़े पहनने की मांग उठी है ताकि बच्चों पर अनावश्यक दबाव ना पड़े एग्जाम के वक्त। उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का उदाहरण दिया है, वहां ऐसी छूट दी जाती है। और तीसरा पत्र इमरान खान के बारे में है। 14 पूर्व क्रिकेट कप्तानों ने जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व PM के स्वास्थ्य के लिए अपील की है। उनकी आंखों की रोशनी और बेसिक हेल्थ को लेकर चिंता जाहिर की है। ह्यूमैनिटी के आधार पर उन्होंने प्रॉपर मेडिकल केयर मांगी है। पत्र का भाव यही है कि सियासी विरोध चाहे जितने हों, किसी की बेसिक मेडिकल अटेंशन रोकना मानव अधिकारों का उल्लंघन है। तो आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं, पर जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़कर जाना हूं। जब ग्लोबल डिप्लोमेसी, नेशनल डेटा लॉज और कॉर्पोरेट पावर का आपस में इतना गहरा गठजोड़ हो, तो एक आम नागरिक की आवाज और उसकी जानकारी का अधिकार आखिर कितना सुरक्षित रह जाता है? क्या कानून आम आदमी के लिए अलग और शक्तिशाली लोगों के लिए अलग काम करता है? इन मुद्दों पर इस गहन चर्चा को सुनने और समझने के लिए बहुत बहुत आभार।